Hello friends, how are you doing? Welcome to our channel Mango Chats again. ओके तो आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस टू बाय अ कार इन कनाडा और उसमें कुछ की डिसीजंस जो आपको लेने होते हैं, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी कि मैं कार कितने की अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर क्या मुझे बाय करनी चाहिए या मुझे लीज़ करनी चाहिए कार। So let's get started, and particularly this video is for people who are new immigrants here and who are trying to buy their first car, or if they are trying to maybe upgrade their car, maybe they've gone through the process, but we can talk about it. और इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको एक्सेल के थ्रू दिखाऊंगा कि एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और उसके थ्रू यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि आप कितने की कार अफोर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so let's just talk about the car affordability. Here you can see that I have these three sections. Like I've taken some assumptions, then car expenses के क्या होंगे, कुछ numbers और car affordability calculation होंगे। So as you can see कि I have taken these three scenarios basically कि किसी की सैलरी अगर $50,000 है, 75 and 100,000, so what will it come down to कि हम कितने की कार अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे अब ये टैक्स रेट यहाँ पे ओंटारियो में it's around 15% for this salary, this is like 20% and then 24%, this is like the personal tax rate। कार प्रीमियम का एक 10% ऑन एन एवरेज ले लिया कि इससे ज़्यादा हम अपनी कार पे एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे ऑन एन एवरेज। देन मंथली सैलरी जैसे 50,000 में it would come around to this numbers, and then net salary that is like in hand salary which will come out to be somewhere around this। अब ये देख लेते कि कार में खर्चा क्या क्या होता है। कि जैसे कार प्रीमियम आपको it is somewhere around 354 what I'm saying, ये मैंने कैलकुलेट करा है। कार प्रीमियम जो हमने करा था कि 10% से ज़्यादा हम नहीं देंगे। कार प्रीमियम समवेयर अराउंड इतना आपको पड़ेगा फॉर द सैलरी ऑफ 50,000, 75,000, 10% बेसिकली मैंने हम, और दैट इज़ ये नेट सैलरी का मैंने लिया। नेट सैलरी का 10% यू नॉट स्पेंडिंग ऑन द कार प्रीमियम। इंश्योरेंस जो होता है वो कार का इट वेरीज फ्रॉम, it depends on lot many factors, but मैंने on an average एक amount ले लिया है $300, which is आप शुरू में जैसे अगर आप फर्स्ट कार लेते हो if you're a new immigrant, तो it will take somewhere around this much, and then over the time it may reduce। मेंटेनेंस मैंने ये ली है मंथली जो $20 on an average, which may or may not happen actually। ये है कि मंथली आपको $20 ज़रूरी नहीं है कि हो, but on an average over the year सारे भी $20। गैस जो है मंथली $150 में इसलिए ले रहा हूँ कि इफ़ यू आर इट मे इंक्रीज इफ़ यू आर रेगुलरली ड्राइविंग, और मैंने एक एवरेज लिया कि $150। तो टोटल एक्सपेंस जो है वो आप 824 which is 824 per month you can spend। This is something which will come out to be the expense for the car। अब ये देख लेते हैं कि भाई इतनी हमारा खर्चा होगा तो उसके अंदर हम कार अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कार प्रीमियम हमने देख लिया कि 3 सिनारियो में ये है। इंटरेस्ट रेट जो है समवेयर अराउंड 4% मैंने ले लिया है कि ऑन एवरेज 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा बट यू ट्राई टू फाइनेंस द कार। ठीक है, फिर उसके बाद पीरियड आप ले लेते हैं 72 months विच कम्स आउट टू बी 6 years। कई लोग बोलेंगे कि कम लेना चाहिए, बट आई थिंक जनरली इफ़ यू वांट टू कीप योर अमाउंट लोअर देन यू कैन इंक्रीज द लेंथ। प्रिंसिपल अमाउंट अब मैंने ये कैलकुलेट ऐसे करा है कि ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है टाइम वैल्यू मनी का, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कि इतना मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट रेट है और इतना पीरियड के लिए अगर मैं ये इंटरेस्ट रेट दूँगा तो मैं कितने की कार खरीद सकता हूँ। तो ये इट कम्स अराउंड टू बी लाइक फॉर 22,713। ये इस बेसिस पे आया कि मैं इतना प्रीमियम दे पाऊँ, और जिसकी सैलरी 75,000 है, इट प्रिंसिपल अमाउंट कम्स आउट टू बी 40,000। अब ये है कि डाउन पेमेंट तो आपके ऊपर है कि आपने कितनी सेविंग्स कर रखी है, कितना भी आप डाउन पेमेंट कर सकते
सकते हो, बट मैंने ऑन एवरेज ले लिया है कि $2,000 आप डाउन पेमेंट कर रहे हो कार पे. यू कैन पे मोर देन इट विल योर कार प्रीमियम विल रिड्यूस. तो ये आ जाता है आपका, इन दोनों को मैंने ऐड करके 24,000 की आप कार अफोर्ड कर सकते हो who has a salary of 50,000, और a person who has a salary of around 100,000 they can afford somewhere around 42,000 की कार. अच्छा, इसमें टैक्स मैंने ऐड नहीं किया था, तो इफ़ यू ऐड द टैक्स हियर एज वेल इट विल कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 28,000, और जो 42,000 की कार थी दैट विल कम आउट टू बी 48,000. So this is like a broad calculation if you want to say कि, and it is all basis on the car premium आप कितना ले रहे हो, interest rate कितना ले रहे हो, कितना period, which is the standard things that you need to decide. ये इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा so that you can download it and play it around. सो अभी बात कर लेते हैं बाय वर्सेस लीज का डिसीजन जो आपको लेना होता है जब आप तो ये जो आप देख रहे हो, मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है जिससे ये पता लग जाएगा कि बाय बेटर है कि लीज बेटर है, कि देयर इज अनदर ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड लीज. एसेंशियली दीज आर द थ्री ऑप्शंस दैट यू कैन हैव व्हेन यू आर बाइंग अ कार और यू थिंकिंग टू बाय अ कार. तो ये डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब आप नई कार ले रहे हो तो डज इट मेक सेंस टू बाय और मेक अ लीज. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे. एक कार है Honda CR-V और उसका प्राइस मैंने ले लिया 35,840 विच इज़ विदाउट टैक्स प्राइस. और ये मैंने प्राइस बेसिकली उठाया है एक वेबसाइट विच इज़ नेम्ड एज ऑटो ट्रेडर. वहाँ पे आप कोई भी प्राइस डाल सकते हो, मतलब ये दिस प्राइस इज समथिंग विच इज़ कॉन्फ़िगरेबल. तो अगर आप यहाँ पे इस एक्सेल में अगर कुछ प्राइस डालोगे तो इट विल बी कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंगली. तो एक ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम. दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, हमको पर वीक कितना EMI पड़ेगा, पर मंथ कितना पड़ेगा, और उसके बाद हमारी पॉकेट से आफ्टर लेट्स से हमारे टर्म पीरियड जो है जितने का भी हमने लोन लिया है कार का, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमने कितना पैसा खर्च किया और हमारा एसेट ये जो कार हमने ली है वो कितने की पड़ी है. तो ये बात कर लेते हैं. सबसे पहले तीनों ऑप्शन में प्राइस जो है वो सेम रहेगा. सेल्स टैक्स ओंटारियो का होता है ही, तो ये मैंने 13% सेल्स टैक्स लिया है. और इस सेल्स टैक्स के बाद आपको जो कार की कॉस्ट पड़ेगी वो करीबन इतनी पड़ेगी 40,000. तो 40,000 पे अगर आप जैसे फाइनेंसिंग करते हो तो बाय में मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फाइनेंस का ऑप्शन जा रहे हो, और लीज में यू आर टेकिंग लीज एंड लीज बाय आउट इज अगेन. इसका मतलब ये है कि आप एंड ऑफ द टर्म पे यू वुड प्रेफर टू बाय दैट कार बैक. ठीक है, लीज में आप बाय नहीं कर रहे हो, लीज बाय आउट में यू वुड प्रेफर टू बाय बैक. तो तीनों में इंटरेस्ट रेट सेम है. और इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो टर्म होता है वो आपको बाय में जैसे आपको इट कैन बी अप टू लेट्स से 6 years और 7 years. तो ये मैंने जो 364 है दिस इज़ बेसिकली वीक्स. तो ये मैंने 364 इज़ 7 years, तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 364 weeks. 260 इज़ अराउंड 6 years. तो ये मैंने 260 वीक्स लिया है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बाय में आपके पास करीब $127 की एक EMI आती है पर वीक. तो पर वीक आपको $127 देने हैं इफ़ यू वांट टू ओन दिस Honda CR-V कार. वहीं लीज में अगर आप देखें तो इसकी थोड़ी कम होती है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो टर्म है वो कम के लिए मिल रहा है आपको, और इसके अंदर जो आप जो पे करोगे वो $87 पे करोगे पर वीक, और इसकी जो पर मंथ की आपकी EMI आएगी दैट विल बी $378. तो ये है कि आपका लीज बाय आउट में भी सेम सिमिलर कैलकुलेशन होगी. अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आप अब इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ वेरी लुक्रेटिव टू से कि भाई लीज में हमारे जो EMI है वो बहुत ही कम पड़ेगी. तो एसेंशली हम लोग जाके लीज पे बाय कर लेते हैं, मतलब कुछ डाउन पेमेंट दे के. और डाउन पेमेंट तो खैर तीनों में अगर आप प्रेफर करते हो तो वो अच्छा होता है कि आप डाउन पेमेंट देके कुछ भी डाउन पेमेंट देके और ये पर वीक पे इतने पे लीज पे उठा लो.
बट माइंड यू, इसके अंदर लीज में ऑप्शन या लीज बायआउट में ऑप्शन ये होता है कि आपको कुछ किलोमीटर्स जो होते हैं वो आपको हर साल के कुछ लिमिटेड मिलते हैं। दैट मीन्स कि आप हर साल कुछ लिमिटेड ही किलोमीटर चला सकते हो, उसके ऊपर आप जाते हो तो देन यू हैव टू पे सम चार्जेस। तो ये एक कैच होता है लीज और लीज बायआउट में। मैनी डीलर्स जो होते हैं वो आपको किस तरीके से पिच करते हैं, किस तरीके से बताते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, ये मैंने डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो ली है, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू एसेंशियली मैंने कैलकुलेट करी है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर मैंने इसको बोला है कि भाई अगर मैं बाय करता हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 7 years, तो 7 years के अंदर 7 years के अंदर मेरी जो वैल्यू है वो कार की समवेयर अराउंड 50% रह जाएगी। तो मेरी टोटल वैल्यू की जो मैंने टैक्स जो मैंने कार ली थी उसकी 50% वैल्यू रह जाएगी। और लीज़ के अंदर जो होती है वो 5 साल के लिए मैंने ली, 5 साल के लिए आपकी जो वैल्यू है वो 60% रह जाएगी। तो मैंने एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू ले ली है। अब देखते हैं कि इसका काम कैसे आएगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि कैश फ्लो जो होगा हमारे पॉकेट से आफ्टर अ पीरियड ऑफ टर्म, जितने का भी हमने लोन लिया उसमें हमने कितना पॉकेट से पे किया, जिससे फिर हमको कार अगर हमने रखी या नहीं रखी तो उससे क्या कंक्लूजन निकला। तो EMI जो हमने पे करी फॉर द पीरियड 7 years, वो बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है। आपने जो ये EMI पे करी यहाँ पे ये पे करी है आपने 7 साल के लिए, तो 7 साल के लिए आपने हर महीने ये EMI पे करी है, तो टोटल आपने इतना पैसा पे किया फॉर द कार ऑफ 40,499। तो बेसिकली दैट इज ऑल इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग। और वहीं लीज़ की बात करें तो लीज़ में आपने आफ्टर पीरियड ऑफ 5 years आपने इतनी EMI पे करी है, और लीज़ बाय आउट में भी सिमिलर अमाउंट पे करा है। बट द डिफरेंस इज कि अगर मान लो बाय में यू नॉट सेलिंग योर कार, लीज़ में यू कैन नॉट सेल द कार बिकॉज यू डोंट ओन इट। और लीज बाय आउट में ये होता है कि आप यू कैन बाय दैट बैक, और मैंने ये अजम्पशन दिया है कि यहाँ पे 60% वैल्यू रह जाएगी और वो 60% में आपको डीलर आपको कार बेच देगा। तो ये वैल्यू आप दे के वापस ही कार खरीद सकते हो आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 years। तो एसेंशली यू आर पेइंग फॉर बाय में आप कार रख रहे हो, मतलब कार ओनरशिप आपके पास है, और यू हैव पेड लाइक $46,345 आफ्टर अ पीरियड 7 years एंड यू हैव द कार। लीज में यू डोंट हैव द कार आफ्टर 5 years, और आपने ये पूरा बेसिकली एक रेंट मनी दिया है टू ड्राइव दैट कार, और आपके पास ओनरशिप नहीं है। लीज बाय आउट में आपने बाय बैक करी है। दिस कुड बी अ लिटिल बिट हायर अमाउंट एज वेल डिपेंडिंग ऑन हाउ द डीलर वांट्स टू गिव द डील टू यू, और वो कार की कंडीशन के हिसाब से भी आपको कैलकुलेट करके बताता है। बट ऑन एन एवरेज आई थिंक दिस इज ओके। तो 5 साल के बाद आपको ये कार पड़ेगी इतने की। तो आई थिंक अगर आप ये देखो कि लीज और लीज बाय आउट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मतलब, और इसमें ओनरशिप भी आपके पास रह जा रही है लीज बाय आउट में, तो इसलिए प्रेफरेबली अगर आप लीज बाय आउट का ऑप्शन लेते हो दैट कुड बी स्लाइटली एक्सपेंसिव। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट इट कुड बी स्लाइटली एक्सपेंसिव इफ़ यू बाय आउट लेटर ऑन। बट इसमें नुकसान वही है कि आपको लिमिटेड किलोमीटर्स मिलेंगे और यू कैन ओनली बाय एट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये एक डिफरेंस है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कंक्लूजन एट द एंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि लीज और लीज बाय आउट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव दैन बाय ऑप्शन, और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ ये होती है कि इट हैज़ अ लिमिटेड किलोमीटर्स पर ईयर। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है विच यू कैन डू, और यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो टू से दैट कि आपको बाय या लीज करनी चाहिए था। बाकी it all depends on you and the situation and the dealer that is offering you the deal, but this is helpful to make a decision। मैं इस एक्सेल का लिंक और आपको इस वीडियो के अंदर डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूँगा, so that you can download it and use this Excel for your calculation।